आज़ाद भारत में कांसीराम ने एक राजनीति में प्रयोग किया था जिसको कहते हैं बहुजन समाज की राजनीति। यानी कि इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज को मिलाकर के जो 85% आवाम है जो सत्ता से दूर था, उसको सत्ता में शामिल करने का सपना देखने वाले कांसीराम की इस वैचारिकी की हत्या, यानी कि उनके बहुजन विचार की हत्या, 85% आवाम को सत्ता सौंपने की जो उनका विचार था, उस विचार की हत्या किसने की है? RSS ने, BJP ने, या उनकी उत्तराधिकारी मायावती ने? कड़वा है मगर सच है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आज कुछ तथ्यों के आधार पर इसी विषय पर गंभीरता से बात रखना चाहता हूं। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल 85। जैसा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि कांसीराम के बहुजन कॉन्सेप्ट की हत्या किसने की, आखिरकार क्यों की, क्या उनकी इस कॉन्सेप्ट की, इस विचार की हत्या RSS और BJP ने की, कांग्रेस ने की, या खुद उनकी उत्तराधिकारी मायावती ने की, तो मैं आपको बताऊंगा परत दर परत कि आखिरकार कांसीराम किस प्रकार से इस देश के बहुजन समाज को सत्ता में स्थापित करना चाहते थे और वो कुछ हद तक सफल भी हुए, और उनके जाने के बाद में किस प्रकार से उनके बहुजन कॉन्सेप्ट की हत्या कर दी गई और उनके बहुजन कॉन्सेप्ट पर थोप दिया गया ब्राह्मणवाद, मनुवाद। किस प्रकार से उनके जाने के बाद या जब वो मूर्छित थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनके जीते जी उनके उत्तराधिकारियों ने या उनके उन नेताओं ने जिनके ऊपर उन्होंने भरोसा जताया था, उन्होंने हत्या कर दी। मैं लेकर के चलता हूँ आपको 1977 और 78 के आसपास। कांसीराम साहब ने जब आंदोलन शुरू किया सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद, तो उन्होंने वामसेप बनाया। वामसेप इस देश के सरकारी कर्मचारियों का, SC, ST, OBC सरकारी कर्मचारियों का संगठन था, जिनसे कांसीराम साहब 5 रुपये 10 रुपये चंदा लेकर के सामाजिक आंदोलन चलाते थे। कांसीराम साहब कहते थे, हम MP MLA बने या ना बने, हमारी सरकार बने या ना बने, हम सत्ता में आएँ या ना आएँ, लेकिन सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक उन्मूलन का काम नहीं रुकना चाहिए। यानी कांसीराम ये चाहते थे कि सामाजिक परिवर्तन का जो काम है वो चलते रहना चाहिए, जो आजकल आपको दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। आज जिस प्रकार की राजनीति बहुजन समाज पार्टी कर रही है, क्या वो कांसीराम की राजनीति है? क्या कांसीराम जिस प्रकार की राजनीति चाहते थे, क्या उस प्रकार की राजनीति हो रही है? जैसा मैंने कहा कि मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ 1977 और 78 के आसपास, जब कांसीराम साहब 80 से पहले जब वो सामाजिक मूवमेंट चला रहे थे, तो वामसेप बनाया। वामसेप के बाद उन्होंने फिर DS4 बनाया। DS4 का एक नारा हुआ करता था, ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़, बाकी सबका DS4। यानी कि 15% सवर्णों को DS4 में कोई जगह नहीं थी। नारे के माध्यम से साफ साफ बताया गया कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़, बाकी सबका DS4। कांसीराम उस समय एक बात और कहते थे, और वो समझ गए थे, जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1920 में कहते थे। बाबा साहब कहते थे कि हमको अपना मीडिया स्थापित करना पड़ेगा, जिसके चलते बाबा साहब ने 4-4, 5-5 अपने अखबार निकाले। मूक नायक निकाला, जनता निकाला, समता निकाला, बहिष्कृत भारत निकाला। और बाबा साहब ने उस समय जो मनुवादी मीडिया था, द हिंदू न्यूज़पेपर था, उसको काउंटर करने के लिए, रोकने के लिए 4-4, 5-5 अखबार बाबा साहब को निकालने पड़े। कांसीराम साहब उसी बाबा साहब की कोटेशन को आगे बढ़ाते हैं और बाबा साहब किस बात को कहते हैं कि मनुवादी मीडिया हमारा मीडिया नहीं है। तो कांसीराम ने अपना अखबार भी निकाला था, जिसका नाम था बहुजन संगठक। बहुजन संगठक लंबे समय तक कांसीराम क्या चाहते हैं, किस प्रकार की राजनीति चाहते हैं, उस विचार को गाँव गाँव, गली गली जा करके पहुंचाता रहा और लोगों को तैयार करता रहा। DS4 के बाद में 14 अप्रैल 1984 को कांसीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, और जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो उसमें OBC के बहुत सारे लोग थे, उसमें दलित समाज के बहुत सारे लोग थे, उसमें मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग थे, उसमें जो अदर बैकवर्ड है यानी मोस्ट बैकवर्ड है, उस जातियों के बहुत सारे लोग थे, जिनमें पटेल थे, साक्य थे, कुशवाहा थे, निषाद थे। वो तमाम जातियां मोस्ट बैकवर्ड की कांसीराम साहब के साथ थीं, और कांसीराम ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले
राजनीति शुरू की। मुझे हल्का हल्का सा याद है, मेरी उम्र 8 या 9 या 10 साल के आसपास रही थी, 88 और 89 में जब मायावती जी बिजनौर से चुनाव लड़ रही थी। उस समय पर एक डोंगरे साहब हुआ करते थे, तो वो कैडर देते थे। वो हमारे बुलंदशहर में आए थे और मेरे पिताजी मुझे लेकर के उस कैडर कैंप में गए थे। तो कैडर में 100-50 आदमी, 20-30 आदमी कमरे में, हॉल में, किसी के घर में बैठ कर के कांसीराम साहब की विचारधारा को वो बताते थे और कैसे समझाते थे कि हमको किस प्रकार से हुक्मरान बनना है। कांसीराम साहब का जो नारा था, जो DS4 में नारा था, ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सबका DS4, उसी विचारधारा को कांसीराम 15 बनाम 85 की विचारधारा को कांसीराम लेकर के आए बहुजन समाज पार्टी में। और बहुजन समाज पार्टी में कांसीराम के जो नारे हुआ करते थे, जब साइकिल पर कांसीराम साहब चलते थे नीला झंडा लगा करके, तो नारा हुआ करते थे, BSP आई है नई रोशनी लाई है, BSP आई है नई रोशनी लाई है। और बंद कमरों में नारा दिया जाता था, कभी मंच से नहीं दिया गया, लेकिन कैडर में दिया जाता था। और मैंने सुना डोंगरे साहब के कैडर में, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, यानी कि अपने समाज से उस अंधविश्वास से बाहर निकाल करके लाना था और अपने प्लेटफॉर्म पर उसको जगह देनी थी। जिस प्रकार से DS4 का नारा था, ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सबका DS4, उसी प्रकार से बसपा में भी नारा था, जो बंद कमरों में अपने समाज के बीच में लगाया जाता था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। एक नारा और हुआ करता था जिसकी बड़ी चर्चा होती थी, 15 नहीं 85 है, ये भारत की झांकी है। और मायावती खुद अपने भाषण में उस समय कहती थीं, कुंवारी हूँ, चमारी हूँ, तुम्हारी हूँ। इस प्रकार के नारे और इस प्रकार की वैचारिकी के साथ कांसीराम ने मायावती और तमाम लोगों के साथ मिलकर के बहुजन समाज पार्टी को चलाना और आगे बढ़ाना शुरू किया। 95 तक आते आते तमाम सारे साथियों को पता है कि किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के सरकार बनाई। अंदर के लोग ये भी बताते कि कांसीराम नहीं चाहते थे सरकार बनाई जाए, कांसीराम चाहते थे कभी 3-4 साल 5 साल अभी और सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक उन्मूलन का काम होना चाहिए। मैं ये नहीं समझ पाया बसपा के पूरे 40 साल के इतिहास में कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक उन्मूलन, जिसके लिए कांसीराम ये कहते थे कि राजनीति चले या ना चले, बसपा के MP MLA जीते ना जीते, सरकार बने या ना बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक उन्मूलन का काम जो वो होते रहना चाहिए, तो वो आज तो दिखाई दे नहीं रहा। लेकिन पिछले 20-25 साल से सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक उन्मूलन का कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं थोड़ा सा आगे और चलता हूँ। कांसीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी का बायलॉज बनाया, तो बायलॉज में कांसीराम साहब ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, कोई भी हो मेरे जाने के बाद में, उसके ब्लड से संबंधित कोई भी व्यक्ति पार्टी का सदस्य या कार्यकर्ता नहीं होगा। यानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार की पार्टी में कोई एंट्री नहीं होगी। कांसीराम साहब एक बात और कहा करते थे। कांसीराम ने जैसे कहा कि 15 नहीं 85 है, ये भारत की झांकी है, तो कांसीराम बुद्ध के उस पैटर्न पर चलते थे, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। और कांसीराम साहब ने, जैसा मैंने बताया कि उन्होंने एक अखबार निकाला था जिसका नाम था बहुजन संगठक। और कांसीराम साहब सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक उन्मूलन के साथ साथ बहुजन समाज में जन्मे तमाम उन संत महापुरुषों की जयंती बड़े पैमाने पर मनाते थे, चाहे वो पेरियार की जयंती है, अम्बेडकर की जयंती है, फूले की जयंती है, कबीरा की जयंती है। तमाम उन महापुरुषों की जयंती मना करके उस समाज को जोड़ते थे। अगर वो मालियों में जाते थे तो फूले की बात करते थे, जाटों में जाते थे तो चौधरी महाराज सिंह भारती और सर छोटू राम की, भगत सिंह की बात करते थे। अगर वो बुद्ध की बात करते थे, अगर मौर्य पटेल साक्यों में जाते थे तो हम बुद्ध की बात करते थे, चमारों में जाते थे तो रविदास और अम्बेडकर की बात करते थे, मुसलमानों में जाते थे तो उनके हुक्मरानों की बात करते थे, धोबियों में जाते थे तो गाड़के बाबा की बात करते थे, गडरियों में जाते थे तो पेरियार रामास्वामी नायकर की बात करते थे, यादवों में जाते थे तो ललित सिंह यादव की बात करते थे। यानी वो सारे तमाम बहुजन महापुरुष जिन्होंने बुद्ध की, अम्बेडकर की फिलॉसफी को आगे बढ़ाया, विचार को आगे बढ़ाया, उन तमाम महापुरुषों की बात वो उनके समाज में जाकर के करते थे। तब जाकर के कांसीराम कहीं ना कहीं सफल हुए। 22.5% शेड्यूल कास्ट, और शेड्यूल कास्ट में भी चमार और जो अन्य मजबूत जातियाँ हैं, जाटा है, पासी है, वो तमाम जातियाँ, और मोस्ट बैकवर्ड और मुसलमान जब आया तो 30-35% वोट बसपा के खाते में कभी हुआ करता। तो इन नारों के साथ में, इन क्या नाम है, स्लोगन के साथ में, इस सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक उन्मूलन के उद्देश्य के साथ में कांसीराम ने बसपा को बनाया और आगे चलाया। तो क्या कांसीराम के ये नारे, ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सबका DS4, या 15 नहीं 85 है, ये भारत की झांकी है, या वो तमाम नारे जो कांसीराम ने लगाए, और या वो तमाम कांसीराम का विचार कि राजनीति चले या ना चले लेकिन आर्थिक उन्मूलन और सामाजिक परिवर्तन का काम होते रहना चाहिए, इस विचार की हत्या किसने की?
ये नए विचार थे, ये नया काम था भारतीय राजनीति में। मैं कहता हूं कई बार अपने मंच पर, अपने भाषण में, कि कांशीराम आज़ाद भारत की राजनीति के साइंटिस्ट हैं। उन्होंने नए प्रयोग किए और वो सफल भी हुए। तो इस विचार का 1585 के विचार की हत्या किसने की? जैसा मैंने कहा कि क्या उस 1585 के विचार की हत्या खुद कांशीराम के जीते जी हो गई थी, या उनके जाने के बाद में षड्यंत्र के तहत की गई, या आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस ने की, या खुद उनकी उत्तराधिकारी मायावती ने की? ये बड़ा सवाल है। मैं देखिए नारे कैसे बदले, मैं आपको बता रहा हूँ। जो कांशीराम 1585 की बात करते थे, कांशीराम के जाने के बाद में नारों में परिवर्तन आया और नारे हुए, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। यानी जिस बहुजन समाज पार्टी की बागडोर, जिस समाज की बागडोर, जिस हाथी का महावत बहुजन समाज हुआ करता था, उस हाथी का महावत ब्राह्मण हो गया और नारा बदल के कर दिया गया, ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी दिल्ली जाएगा या लखनऊ जाएगा। अब देखिए परिवर्तन कैसे शुरू होता है। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। अब आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश कब होता है? कि जब हाथी की हत्या कर दी जाती है, जब गणेश बनता है, जब उसका सर बदल दिया जाता है हिंदू मान्यताओं के अनुसार। तो इस प्रकार के नारे आए और 1585 की बजाय जो नारा था 15 बनाम 85 की लड़ाई का नारा था, उसकी जगह ब्राह्मणों की एंट्री हुई। और जब एंट्री हुई तो आप देख सकते हैं कि जब सरकार बनी थी तो पूरी ब्राह्मणों के हाथों में सरकार कहीं ना कहीं खेल रही थी। थोड़ा सा हम आगे और चलते हैं। जब जैसा मैंने कहा कि कांशीराम साहब ने अखबार निकाला था घर घर जाने के लिए, अपनी विचार पहुंचाने के लिए। उन्हें पता था मीडिया हमारा नहीं है, तो उन्होंने बहुजन संगठन अखबार निकाला था। लेकिन साहब की डेथ के बाद में बहन जी ने उस अखबार को बंद कर दिया, बहुजन संगठन को। बहुत सारे लोग बहुत सारे आरोप भी लगाते हैं। यार अकेला साहब हैं, तमाम लोग हैं जो कहते हैं कि मायावती ने उन कॉपियों को भी जलवा दिया। जो कांशीराम साहब के बहुजन संगठन अखबार की कॉपियाँ थीं, उन कॉपियों को भी जलवा दिया। बाद में AR अकेला ने उन सारे अखबारों को 3-4 वॉल्यूम में, 7-8 वॉल्यूम में, और अब फिर बाद में प्रिंट करवाया ताकि वो पब्लिक डोमेन में बने रहें। तो कांशीराम के उस अखबार को बंद किया गया और बंद करने के बाद में मायावती जी ने एक अखबार निकाला था जिसका नाम था माया युग। माया युग की मात्र एक कॉपी आई और उसके बाद में फिर माया युग को भी बंद कर दिया गया। जैसा मैंने कहा कि कांशीराम साहब कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ब्लड से संबंधित कोई भी व्यक्ति पार्टी का पदाधिकारी नहीं होगा। सच्चाई थी। कांशीराम साहब चाहते तो अपने जीते जी अपने किसी भैया को, भतीजे को राज्यसभा भेज सकते थे, MLC बना सकते थे। वो भी सोच सकते थे कि मेरे परिवार की गरीबी दूर हो जाए, जिस माँ ने मुझे पाला, जिस बहन की गोद में के साथ में खेला, उनकी भी कुछ गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन कांशीराम ने परिवार को कभी साथ में नहीं भटकने दिया। और कांशीराम साहब जब तक एक्टिव रहे, मायावती ने भी शायद 2001 या 2 की मुझे याद है, तब ये कहा था कि मेरा उत्तराधिकारी हमारी ही जाति का होगा, मेरे परिवार का नहीं होगा, चमार जाति का होगा। बाद में क्या कारण हुए कि कांशीराम की भी नहीं मानी गई, मायावती जी अपनी बात से भी पलट गई। और तो और मायावती जी ने पार्टी के बायलॉज में संशोधन किया, यानी कांशीराम की बात को हटाया गया और अपनी बात रखी गई। और आज बहुजन समाज पार्टी में बहन जी के भाई बहन जी अध्यक्ष हैं, भैया उपाध्यक्ष हैं, भतीजा राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, और बताया जाता है कि भाभी जी कोषाध्यक्ष हैं। तो पार्टी कांशीराम के विचार से यहाँ भी पीछे हटी गई। नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल है। कांशीराम साहब के सपनों का वो बड़ा ड्रीम था कांशीराम साहब का। कहते थे कि अगर यमुना के उस पार अगर अक्षरधाम मंदिर है तो यमुना के इस पार हम कभी सरकार बनी तो एक ऐसा भव्य इमारत बनाएंगे जिसमें दलितों को देख करके उनके अंदर से चेतना उत्पन्न हो। उसमें तमाम महापुरुषों की मूर्ति लगाई गई। एंड टाइम पर एक महापुरुष की मूर्ति लगाने से मना कर दिया गया, जिस मूर्ति में जिनका नाम है पेरियर रामास्वामी नायकर, यानी कि वो गडरिया जाति के थे और हिंदू धर्म के खिलाफ उन्होंने बड़ा विद्रोह किया। तो जब सरकार बनी 2007 की तो कि ब्राह्मण नाराज ना हो जाए, इसलिए कांशीराम जी की विचारधारा को यहाँ पे बदला गया। पेरियार साहब की मूर्ति नहीं लगाएगी। कांशीराम साहब पेरियार साहब का मेला लगाते थे। पेरियार मेला लगाता लखनऊ में, जिन लोगों को पता होगा, उनके जन्मदिन पर। तो उसके बाद में मूर्ति नहीं लगाएगी, समझौता किया गया। हाँ, कांशीराम साहब जैसा कहते थे कि बहुजन हिताय बहुजन सिखाए, तो बहन जी ने कर दिया उसको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाए। और तो और जो कांशीराम साहब की मेन लड़ाई थी कि MP MLA बने या ना बने, कम से कम सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक उन्मूलन का जो प्रोग्राम है वो चलते रहना चाहिए, वो काम भी बंद हो गया। उस नाम पर बहन जी के परिवार या बहन जी के जो खास कुछ लोग हैं उनका आर्थिक उन्मूलन जरूर हो गया होगा। उनके भतीजे बंगलों में रहते हैं, उनके भाई बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। समाज की स्थिति में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कांशीराम की विचार की हत्या है वो किसने की? क्या BJP, RSS या कांग्रेस किसी मनुवादी ने की, या खुद उनकी उत्तराधिकारी मायावती ने कांशीराम को
सर के बल उल्टा खड़ा कर दिया और कांसीराम के वैचारिकी की हत्या कर दी। और अब कह रहे हैं कि हम बहुजन समाज की बात करते हैं, जबकि इसमें कोई बहुजन समाज की बात करने वाली बात बची नहीं है। 2022 का चुनाव हारने के बाद में बहन जी ने खुद कहा मीडिया के सामने आकर के कि मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया। बाबा साहब 1920 में कह गए थे कि मीडिया आपका नहीं है, होशियार रहना, बच के रहना। उसके लिए बाबा साहब ने 4-4, 5-5 अखबार निकाले। कांसीराम ने कहा 1980 के दशक में कि मीडिया आपका नहीं है, तो कांसीराम साहब को बहुजन संगठक निकालना पड़ा। और उन्होंने भी कहा कि हम ये मीडिया हमारा नहीं है। लेकिन अगर उसके 100 साल के बाद में बाबा साहब के बहन जी ये कहती हैं कि मीडिया हमारा नहीं है, तो फिर मुझे सोचना पड़ता है कि आखिरकार बाबा साहब की बात जो 100 साल पहले समझ में आ गई थी, कांसीराम की बात जो 40 साल पहले समझ में आ गई थी, वो मायावती जी की अब समझ में 2022 में क्यों आई। और फिर उसके बाद भी क्या बहुजन समाज पार्टी ने मीडिया पर कोई काम किया? नहीं। जो कांसीराम का अखबार निकलता था वो बंद किया गया, फिर अपने नाम से माया युग करके निकाला गया, बाद में वो भी बंद कर दिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो मुझे तो कई बार ये लगता है कि बहन जी खुद ही नहीं चाहती कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो अच्छे तरीके से चले। पहले देखा था कि कांसीराम साहब जब एक्टिव थे राजनीति में तो बड़ी बड़ी रैलियाँ हुआ करती थी। 2002 से दिल्ली में कोई रैली बहुजन समाज पार्टी की नहीं हुई है राष्ट्रीय लेवल की। पहले रैली होती थी रामलीला मैदान में, रफ़ी मार्ग पर, यहाँ वहाँ, चलो दिल्ली बसपा की रैली है, और देश भर से वहाँ क्या नाम है भर भर के बसें आती थीं। लाखों आदमी दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे लेकर के इकट्ठे होते थे, लोगों में जोश भरा जाता था, जोशीले भाषण होते थे, लोग तैयार होते थे। तो दिल्ली में कोई रैली बसपा की नहीं हो रही है। प्रदेश भर में कोई चुनाव से सिर्फ पहले बहन जी निकलती हैं, छोटी छोटी जनसभाएँ करती हैं, रैली करती हैं, जिनमें 1000-2000, गाजियाबाद का हाल आप लोगों ने देखा जिस प्रकार से उनकी रैली में 2000 कुर्सियों में से 1000 कुर्सी खाली पड़ी थी। तो लोग भी मायूस हो चुके हैं और बहन जी भी कुछ खास एक्टिव नहीं है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि क्या कांसीराम जो चाहते थे उनकी बातों को किस प्रकार से पलट दिया गया, उनके विचार की किस प्रकार से हत्या कर दी गई। तो कांसीराम के विचार की हत्या किसने की वो मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, बस के लोग बेवजह गाली देते। थोड़ा सा पढ़ा लिखा करो, पढ़ोगे लिखोगे तो फिर आप इस मूवमेंट को बचा पाओगे, नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो फिर बचा भी नहीं पाओगे। और सही बात का सही अर्थ निकाला करो, गलत अर्थ मत निकाला करो। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलूंगा इसी प्रकार के किसी तार्किक वीडियो के साथ में। जय भीम, नमो बुद्धाय।